गुड मॉर्निंग बच्चों। 7वीं ABC के लिए नांदूरकर टीचर भूगोल का पीरियड ले रही है। तो हमारा आज नया पाठ शुरू करने जा रही। पिछले पाठ में मैंने ज्वार भाटा ये पाठ ख़त्म किया था इसके पहले वीडियो में, और इसका स्वाध्याय भी मैंने थोड़े प्रश्न हल करके दिखाए थे। बाकी प्रश्न आप हल करेंगे और सभी बच्चे तुम्हारे नोटबुक में स्वाध्याय पूरा लिखो। तो आज हम नया पाठ देखने वाले हैं। पाठ क्रमांक है 4, वायुदाब। तो वायुदाब किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या है, ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो पहले देखो, 7वीं कक्षा की सामान्य विज्ञान की पुस्तक में पाठ क्रमांक 3 यानी प्राकृतिक संसाधन के गुणधर्म में पृष्ठ क्रमांक 16 पर वायु का भार होता है, ये प्रयोग हमने देखा है और इसी आधार पर हम कुछ जानकारी हासिल करने वाले हैं। देखो, भौगोलिक स्पष्टीकरण। तो ये जो कृति दी है इसके जानकारी दी है। इस कृति द्वारा तुम्हारे समझ में यह आया होगा कि गुब्बारे में भरी गई हवा के कारण फूले हुए गुब्बारे का हिस्सा नीचे गया है। इसका अर्थ यह होता है कि हवा अर्थात वायु का भार होता है। हवेला वजन असतं, हवा को भार होता है। जिस वस्तु के भार होता है उसका निचली वस्तुओं पर दबाव पड़ता है। वैसे ही वायुमंडल का वायुदाब पृथ्वी पर अथवा भूपृष्ठ पर पड़ता है। पृथ्वी के ऊपर पड़ने वाले इस वायुदाब के परिणाम स्वरूप वायुमंडल में आंधी, तूफान, वर्षा, ये जो अनेक गतिविधियाँ ये घटित होती है। तो इनके कुछ कारण दिए। कौन कौन से कारण है? जैसे पहले कारण देखो, पृथ्वी पर वायुदाब सर्वत्र समान नहीं होता। सही बात है, पृथ्वी पर कहीं ज़्यादा वायुदाब होता है, कहीं कम होता है, यानी इसमें समानता नहीं होती। दूसरा है, वायुदाब समय समय पर बदलता रहता है। एक जैसे ही सभी जगह वायुदाब नहीं रहता है, तो इसमें बदलाव होता है। प्रदेश की ऊंचाई, हवा का तापमान और बाष्प की मात्रा, ये घटक भी वायुदाब पर प्रभाव डालते हैं। और प्रदेश की ऊंचाई पहले हम देखने वाले हैं। हवा में मिश्रित धूलिकण, बाष्प, भारी वायु, ये मुख्य घटक है। इनकी अधिक मात्रा में होते हैं। ऊंचाई जैसी जैसी ऊंचाई बढ़ जाती है और बढ़ते जाने पर यह मात्रा कम होती जाती है। भूपृष्ठ से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हवा विरल हो जाती है, यानी कम हो जाती है। ऊंचाई बढ़ने पर हवा का दाब कम होता है। परिणामतः हवा का दाब ऊंचाई के अनुसार कम हो जाता है। इसके बाद देखो, करके देखना है हवा का तापमान और वायुदाब। इसमें 3 कारण दिए। हवा में ऊपर जाने वाला एक आकाश कंदील लो। जैसे हम दिवाली के दिन में कुछ गुब्बारे आकाश में छोड़ते हैं, वैसे आकाश कंदील लेना है। आकाश कंदील में लगभग 5 मीटर लंबा एक सादा सा धागा बांधना है, जिससे पुनः अपने पास लाया जा सकेगा। क्योंकि जो आकाश कंदील है छोड़ने के बाद फिर से हमारे पास वापस आना चाहिए। इसके लिए आकाश कंदील के लिफाफे पर लिखी सूचना के अनुसार आकाश कंदील को सावधानी से खोलो और उसे रखी गई जो मोमबत्ती वो जलाओ। क्या होता है इसका भी हमें निरीक्षण करना है।
तो कुछ समय बाद आकाश कंदील से जो बंधी डोर से आकाश कंदील को नीचे उतराओ और उसमें लगी मोमबत्ती को बुझा दो। ये तुम्हारे सामने ये विद्यार्थी और टीचर यही प्रयोग कर रहे। तो देखो, ये टीचर है और ये विद्यार्थी आकाश कंदील का प्रयोग कर रहे हैं। तो क्या होगा ये हम देखने वाले हैं। तो ये चित्र का निरीक्षण करो। इसके बाद मोमबत्ती जलाने के बाद क्या आकाश कंदील तुरंत आकाश में गया? नहीं जाएगा। आकाश कंदील ऊपर जाने के बाद यदि मोमबत्ती बुझ जाती है तो आकाश कंदील का क्या होता? ऐसे 2 प्रश्न हमारे लिए पूछे गए। तो इनका स्पष्टीकरण आज हम देखने वाले हैं। मोमबत्ती जलाने पर आकाश कंदील में स्थित हवा मोमबत्ती की ऊष्मा के कारण गर्म होने लगती है। गर्म हवा प्रसारित होती है, हल्की बन जाती है और ऊपर की दिशा में जाने लगती है। फलस्वरूप आकाश कंदील आकाश की दिशा में ऊपर उड़ने लगता है। तो प्रकृति में ऐसा ही होता है कि तापमान और वायुदाब का निकट का संबंध है। कौन कौन सा है? तापमान और वायुदाब का, ये दोनों का बहुत निकट का संबंध है। जहाँ तापमान अधिक होता है वहाँ वायुदाब कम होता है। जहाँ वायुदाब अधिक होता है तापमान के कारण हवा गर्म होती है और प्रसारित भी होती है। बाद में हवा हल्की बन जाती है। भूपृष्ठ के समीप की ऐसी गर्म हवा आकाश की दिशा में ऊपर जाती है। इसका परिणाम क्या होता है कि इनका स्वरूप उस प्रदेश का वायुदाब कम होता जाता है। तापमान पेटियाँ और वायुदाब पेटियाँ में परस्पर संबंध होता है, परंतु तापमान पेटियाँ का अक्षांशीय विस्तार अधिक होता है। देखो तुम्हारे सामने ये जो आकृति है, तुम्हारे नोटबुक में ये आकृति बनानी है ऐसी की ऐसी। तो ये शीतकटिबंध और यह भी शीतकटिबंध, बीच में जो गया है ये विषुववृत्त, और ये तापमान पेटियाँ है। ऊपर दिया है उत्तरी ध्रुव और नीचे का दक्षिणी ध्रुव, और कटिबंध तापमान पेटियाँ, ये सब क्या है? तापमान पेटियाँ है। तो इसका अच्छी तरह से निरीक्षण करो और ये आकृति तुम्हारे नोटबुक में बनानी है पेंसिल से। नाम भी देने हैं क्योंकि परीक्षा में भी ये आकृति आ सकती है तापमान पेटियाँ की। और देखो विस्तार अधिक होता है तो वायुदाब की पेटियाँ कम चौड़ी होती है। इसके लिए आकृति 4.2 इनका निरीक्षण करना है। 4.2 ये जो आकृति इनका निरीक्षण करना है। इसमें 2 आकृतियाँ दी है, अ और ब। ये अ और ये ब, ये दोनों का आपको निरीक्षण अच्छी तरह से करनी है। और जैसे समशीतोष्ण कटिबंध 23°30 से 66°30 अक्षांश के बीच में होता है। देखो 23°30 से 66°30 ऐसे अक्षांश के अंतर होता है। ये भी आपको निरीक्षण करके देखना है। इस तुलना में वायुदाब की पेटियाँ का अक्षांशीय विस्तार सीमित होता है और ये विस्तार सामान्यतः 10° अक्षांश तक होता है। तापमान के असमान वितरण का प्रभाव वायुदाब पर पड़ता है। पृथ्वी के
ऊपर विषुववृत्त रेखा से लेकर दोनों ध्रुवों के बीच क्षितिज समांतरण दिशा में वायु के कम और अधिक दाब की पेटियाँ का निर्माण होता है। इसके लिए ये आकृति का निरीक्षण करना है। देखो आकृति 4.2 ब, या आकृति का निरीक्षण करना है और यह आकृति का निरीक्षण करके प्रश्नों के उत्तर देना है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में कौन कौन सी दाब पेटियाँ प्रमुखता पाई जाती है? ये उष्णकटिबंध, ये शीतकटिबंध है और ये उष्णकटिबंध है। तो देखो पूर्वी हवाएं ऐसे। दूसरा प्रश्न है ध्रुवीय हवाओं की निर्मिति का संबंध किन दाब पेटियों से है तथा वे किस कटिबंध में आती है? तो शीत कटिबंध में आती है। उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में वायु दाब कम रहने का क्या कारण है? और समशीतोष्ण कटिबंध में बहने वाली हवाएं किस दाब पेटी से संबंधित है? कम दाब की पेटियाँ किन अक्षांशों के बीच होती है? तो ये आकृति का निरीक्षण करके आपको प्रश्न के उत्तर लिखना है। तो तुम्हारे नोटबुक में ये दोनों आकृतियाँ, कटिबंध और पृथ्वी पर वायुदाब पेटियाँ और ग्रहीय हवाएं, ये दोनों आकृतियाँ बनानी है, अ और ब, अच्छी तरह से और पेंसिल से नाम देना है। तो आज हम यहाँ रुकते हैं। तो आज घर में पाठ का वाचन करो और ये दोनों आकृतियाँ तुम्हारे नोटबुक में बनाओ। ओके।